जब हमने इस टॉपिक की शुरुआत की थी स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सिस्टम की, तो हमने ये देखा था कि इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं उनको मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जा सकता है। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जा सकता है? कुछ होते हैं कमर्शियल बैंक्स, कुछ होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स और कुछ होते हैं डेवलपमेंट बैंक्स। इससे पिछले वाले सेशंस में हमने बात की थी कमर्शियल बैंक्स के बारे में और पूरी तरीके से कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ लिया था। आज के सेशन में हम बात करेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। सबसे पहले तो सवाल आता है कि कोऑपरेटिव बैंक होता क्या है, और अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें तो मान लेते हैं कि कोई लोकल कम्युनिटी के लोग हैं। अब लोकल कम्युनिटी क्या होती है? ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो कि या तो सेम प्रोफेशन में है या जिनका इंटरेस्ट एक दूसरे से अलाइन करता है, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को हम बोल सकते हैं लोकल कम्युनिटी। अब मान लेते हैं 100 ऐसे लोकल कम्युनिटी के लोग हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम अपना एक बैंक शुरू करेंगे। ये जो लोकल कम्युनिटी के लोग अपना बैंक शुरू करते हैं उसको बुलाया जाता है कोऑपरेटिव बैंक। और ये जो कोऑपरेटिव बैंक होता है, ये कोऑपरेटिव बैंक इन लोकल कम्युनिटी के लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये जो कोऑपरेटिव बैंक होता है वो इन लोकल कम्युनिटी के मेंबर्स का जो इंटरेस्ट है उसको फर्दर करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए कामकाज करता है। और यहीं से आपको कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स के बीच में डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। जब हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स के बारे में, तो ये जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं इनका गोल होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ये क्या चाहते हैं कि इनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। और ये जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ये जनरल पब्लिक को केटर करते हैं। आप मैं कोई भी चले जाओ और इस कमर्शियल बैंक से अगर लोन मांगोगे और अगर हम कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो हमें लोन मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब बात आती है कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में, तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ये कोऑपरेटिव बैंक्स कैटर करते हैं अपनी लोकल कम्युनिटी के मेंबर्स को। इन कोऑपरेटिव बैंक्स का काम है कि ये जो लोकल कम्युनिटी के मेंबर्स हैं इन लोकल कम्युनिटी के मेंबर्स को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। और ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं इनका गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है। ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, ये काम करते हैं इस लोकल कम्युनिटी के इंटरेस्ट को फर्दर करने के लिए, इस लोकल कम्युनिटी का जो भी गोल है उसको प्रमोट करने के लिए। तो एक चीज अपने को दिमाग में बिठानी क्या है कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करते हैं, कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो जनरल पब्लिक को कैटर करते हैं। लेकिन जब बात आती है कोऑपरेटिव बैंक की, तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक है ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम नहीं करता है। ये काम करता है ये जो लोकल कम्युनिटी के मेंबर्स हैं इनके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, इनके इंटरेस्ट को फर्दर करने के लिए। और ये जो कोऑपरेटिव बैंक है ये बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू द मेंबर्स ऑफ दिस लोकल कम्युनिटी। अच्छा, कानूनन तौर पे कोऑपरेटिव बैंक्स की सिचुएशन क्या है? ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनको रजिस्टर किया जाता है, इनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है अंडर स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत इनको रजिस्टर किया जाता है, इनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। और ये जो स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट होते हैं इनको पास किया जाता है बाय द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो एक चीज कि ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनको रजिस्टर, इनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है अंडर स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, लेकिन इनको रजिस्टर कर लिया गया, इनकॉर्पोरेट कर लिया गया अंडर द स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। बट जब रेगुलेट करने की बारी आती है तो कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर भी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट्स भी लागू होते हैं, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, जैसे बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1955। कोऑपरेटिव बैंक्स को इनकॉर्पोरेट और रजिस्टर किया जाता है अंडर स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। लेकिन जब रेगुलेट करने की बारी आती है तो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट्स भी लागू होते हैं इनके ऊपर, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1955। और अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनकी फंक्शनिंग कैसे है, इनका मोटा मोटा ढांचा क्या है, तो आपको ये समझ में आएगा कि हर एक मेंबर का एक वोट होता है। 1 मेंबर 1 वोट वाला प्रिंसिपल है। ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये प्रॉफिट और लॉस के लिए काम नहीं करते हैं, ये फंक्शन करते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनका गोल नहीं होता है। और जो भी कस्टमर्स होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के वही ओनर्स होते हैं उस बैंक के।
होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कमर्शियल बैंक्स में और कोऑपरेटिव बैंक्स में डिफरेंस क्या है। अच्छा, अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म क्रेडिट के बारे में, अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म लोन के बारे में, तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये 3 लेवल्स पे एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से 3 लेवल्स पे एग्जिस्ट करते हैं? स्टेट के लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक्स, और विलेज के लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। अगर शॉर्ट टर्म क्रेडिट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये 3 लेवल्स पे एग्जिस्ट करते हैं। स्टेट के लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक्स, और विलेज के लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। और जब बात आती है लॉन्ग टर्म क्रेडिट के बारे में, लॉन्ग टर्म लोन के बारे में, तो 2 तरीके के कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। एक होते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, बेसिकली लैंड के डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए स्टैब्लिश किया जाता है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स को, और दूसरे होते हैं कोऑपरेटिव एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। अच्छा, ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये इंडिया में पहली ऐसी फाइनेंशियल एजेंसी हैं जिनको गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया, जिनको गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, और जिनको गवर्नमेंट सब्सिडाइज भी करती है, गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। पहली ऐसी फाइनेंशियल एजेंसी है हमारी कंट्री की ये कोऑपरेटिव बैंक्स, जिनको गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, जिनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, और जिनको गवर्नमेंट सब्सिडाइज भी करती है। देखो, बड़ी सिंपल सी बातचीत, एक बार फिर से देख लेते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है और रजिस्टर किया जाता है अंडर स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, लेकिन जब रेगुलेट करने की बारी आती है तो रेगुलेट करने के टाइम पे इनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट्स भी लागू होते हैं, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 होगा ये तो लागू, बिकॉज ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये भी तो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरा बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1955। ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं इनमें 1 मेंबर 1 वोट वाला प्रिंसिपल चलता है। ये नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पे फंक्शन करते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनका गोल नहीं होता है। जो भी कस्टमर्स होते हैं कोऑपरेटिव बैंक के वही ओनर्स होते हैं। शॉर्ट टर्म क्रेडिट की अगर बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक्स 3 लेवल्स पे फंक्शन करते हैं। स्टेट के लेवल पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक्स, और विलेज के लेवल पे प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। और जब लॉन्ग टर्म क्रेडिट की बात आती है तो एक होते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक्स और दूसरे होते हैं कोऑपरेटिव एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये इंडिया में पहली ऐसी फाइनेंशियल एजेंसी हैं जिनको गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया, जिनको गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, जिनको गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज किया। अच्छा, कोऑपरेटिव बैंक्स के कॉन्टेक्स्ट में लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं? पहले तो 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 में कुछ अमेंडमेंट किए और ये बोला कि ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स का रेगुलेशन है इसको पूरे तरीके से आरबीआई के अंडर लाया जाता है। पहले कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर ड्यूल कंट्रोल हुआ करता था, डबल कंट्रोल हुआ करता था। आरबीआई का कंट्रोल हुआ करता था और साथ ही साथ कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रोल हुआ करता था। लेकिन 2020 में अमेंडमेंट किया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनका रेगुलेशन अब पूरे तरीके से किसके अंडर में है? आरबीआई के अंडर में है। और ये जो 2020 के अमेंडमेंट्स हैं ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर भी अप्लाई होंगे, जिनको प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स भी बुलाया जाता है। देखो, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं? बेसिकली वो कोऑपरेटिव बैंक्स जो कि अर्बन एरियाज में या सेमी अर्बन एरियाज में फंक्शन करते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो ये जो 2020 के अमेंडमेंट्स हैं ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर भी अप्लाई होंगे, या जिनको प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स भी बुलाया जाता है, और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर भी अप्लाई होंगे। अच्छा, ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के स्कोप के अंदर या परव्यू के अंदर लाया गया थ्रू अमेंडमेंट्स इन 1966। 1966 से पहले तक ये जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हुआ करते थे ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के परव्यू में नहीं आया करते थे, लेकिन फिर 1966 में अमेंडमेंट किया गया और ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनको भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के परव्यू में लाया गया। तो ये जो 2020 में चेंजेस किए गए थे इनके अकॉर्डिंग क्या चेंजेस किए गए? एक तो ये बोला गया कि जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनको आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से ही ऑडिट किया जाएगा। दूसरा ये बोला गया
कि ये जो आरबीआई है वो बैंक के बोर्ड को सुपरसीड कर सकता है अगर बैंक स्ट्रेस में है तो, लेकिन आरबीआई बोर्ड को सुपरसीड करेगा इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक स्ट्रेस में है, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है, उसका कामकाज सही नहीं चल रहा है, तो आरबीआई को पावर दे दी गई कि आरबीआई उस बैंक के बोर्ड को सुपरसीड कर सकता है, लेकिन आरबीआई सुपरसीड करेगा इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरा बोला गया कि ये जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनके सीईओज को अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले परमिशन लेनी पड़ेगी आरबीआई की। अच्छा, ये तो 2020 की बातचीत है। अभी रिसेंटली दिसंबर 2024 में कुछ चेंजेस किए गए हैं। बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल के बारे में आपने पढ़ा होगा, और उस बिल में, उस एक्ट में ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इसके कॉन्टेक्स्ट में दो बातें कही गई हैं। कौन सी दो बातें? और ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। एक तो डायरेक्टर्स का जो टेन्योर है, कोऑपरेटिव बैंक्स के डायरेक्टर्स का जो टेन्योर है उसको बढ़ा दिया गया है, और उसको बढ़ा के कर दिया गया है 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। पहले डायरेक्टर्स का जो टेन्योर था वो कितना था? 8 साल तक का था, लेकिन अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक कर दिया गया है। दूसरा, जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स में डायरेक्टर्स हैं, जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स में डायरेक्टर्स हैं, इन डायरेक्टर्स को अलाउ कर दिया गया है कि वो स्टेट की जो कोऑपरेटिव बैंक है उसके बोर्ड पे भी सर्व कर सकते हैं अगर वो उस स्टेट की कोऑपरेटिव बैंक के मेंबर हैं तो। देखो, पहली चीज क्या कही गई? पहली चीज तो ये कही गई कि ये जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स के डायरेक्टर्स हैं उनके टेन्योर को बढ़ाया जा रहा है, और टेन्योर बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स कर दिया गया है। पहले कितना था? पहले 8 साल था। और ये क्यों किया गया? ताकि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सके, ताकि लॉन्गर रन पे डायरेक्टर रह सके और वो चीज़ों को थोड़ा बेहतर तरीके से मैनेज कर सके। और दूसरा चेंज क्या किया गया है कि जो भी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स में डायरेक्टर्स हैं वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के बोर्ड को सर्व कर सकते हैं अगर वो उस स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के मेंबर हैं तो। और ये क्यों किया गया है? ये क्यों किया गया है? ताकि एक बेटर कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश किया जा सके सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके बीच में। देखो, बड़ी सिंपल सी बातचीत है। आपको अगर कोऑपरेटिव बैंक समझ में आ रहा है तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, बहुत इजी है। एक दो बार चीजों को देखोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, कोऑपरेटिव बैंक, इनको इनकॉर्पोरेट और रजिस्टर किया जाता है अंडर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, रेगुलेट किया जाता है अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट्स, जिनमें कौन कौन से एक्ट्स हैं? एक है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 और दूसरा है बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1955। ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं इनमें 1 मेंबर 1 वोट का प्रिंसिपल चलता है। ये नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पे फंक्शन करते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनका गोल नहीं होता है। जो भी कोऑपरेटिव बैंक के कस्टमर्स होते हैं वही कोऑपरेटिव बैंक के ओनर भी होते हैं। शॉर्ट टर्म क्रेडिट की अगर बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक्स 3 लेवल्स पे फंक्शन करते हैं। कौन कौन से 3 लेवल्स पे फंक्शन करते हैं? स्टेट के लेवल पे होते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक्स, और विलेज के लेवल पे होते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। और जब लॉन्ग टर्म क्रेडिट की बात करें तो एक होते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक्स और दूसरे होते हैं कोऑपरेटिव एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये इंडिया में पहली ऐसी फाइनेंशियल एजेंसी हैं जिनको गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया, जिनको गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया और जिनको गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज किया। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स की अगर बात करें तो पहले तो 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोल दिया कि ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनके रेगुलेशन को पूरे तरीके से लाया जा रहा है आरबीआई के अंडर। पहले इनके ऊपर ड्यूल कंट्रोल हुआ करता था आरबीआई का और स्टेट गवर्नमेंट का। दूसरा ये भी बोल दिया गया कि ये जो 2020 के अमेंडमेंट्स हैं ये अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर भी अप्लाई होंगे और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर भी अप्लाई होंगे। सॉरी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर भी अप्लाई होंगे और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर भी अप्लाई होंगे। ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के परव्यू में स्कोप में लाया गया था बाय द अमेंडमेंट्स इन 1966। ये जो 2020 में चेंजेस किए गए थे, ये चेंजेस मोटा मोटा क्या थे? एक तो ये बोला गया कि जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनको आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ऑडिट किया जाएगा। दूसरा ये बोला गया कि अगर कोऑपरेटिव बैंक स्ट्रेस में है तो आरबीआई उस बैंक के बोर्ड को सुपरसीड कर सकता है, लेकिन अगर सुपरसीड करेगा तो करेगा इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरा ये बोला गया कि कोऑपरेटिव बैंक्स के जो सीईओज हैं उनको अपॉइंट तो किया जाएगा, लेकिन अपॉइंटमेंट से पहले आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। जो इंपॉर्टेंट है वो है 2024 में जो चेंजेस किए गए हैं
और दो ही चेंजेस किए गए हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के कॉन्टेक्स्ट में। एक तो कोऑपरेटिव बैंक्स के जो डायरेक्टर्स हैं उनके टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया गया है और कितना कर दिया गया है, 10 साल कर दिया गया है। पहले कितना था, 8 साल था। और दूसरा ये बोल दिया गया है कि जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स में डायरेक्टर्स होते हैं वो अब क्या कर सकते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के बोर्ड में सर्व कर सकते हैं अगर वो उस स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के मेंबर हैं तो। ये दो चेंजेस बड़ा रिसेंटली किए गए हैं, बड़ी इजी चीजें, होपफुली आपको समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है अबाउट द रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या कहता है। देखो 2021 में आरबीआई ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। 2021 में आरबीआई ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और ये जो कमेटी थी इसके चेयरमैन कौन थे, इसके चेयरमैन थे एनएस विश्वनाथन। एनएस विश्वनाथन जो कि फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर भी रहे आरबीआई के, उनकी चेयरमैनशिप में ये एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। और इसको काम दिया गया कि देखो भाई कि ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनको और मजबूत कैसे किया जा सकता है, इनको और बेहतर तरीके से कैसे चलाया जा सकता है, कैसे रेगुलेट किया जा सकता है। और इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी। रिकमेंडेशंस क्या थी, कमेटी ने बोला कि प्रेजेंटली जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में 2 टियर फ्रेमवर्क है, 2 लेवल का जो फ्रेमवर्क है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, इसको रिप्लेस किया जाए विद द 4 टियर फ्रेमवर्क। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में जो 2 टियर फ्रेमवर्क है उस 2 टियर फ्रेमवर्क को रिप्लेस किया जाए विद द 4 टियर फ्रेमवर्क। और फ्रेमवर्क कैसा रखा जाए, टियर 1 में बात करो उन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की जिनके पास में डिपॉजिट है अप टू 100 करोड़, 100 करोड़ तक का डिपॉजिट जिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के पास में है उनको रखो टियर 1 में। टियर 2 में बात करो ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में जिनके पास में डिपॉजिट है मोर देन 100 करोड़ बट लेस देन और इक्वल टू 1000 करोड़, 100 करोड़ से ज्यादा और लेस देन और इक्वल टू 1000 करोड़ जिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के पास में डिपॉजिट है उनको रखो टियर 2 में। टियर 3 में रखो ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को जिनके पास में डिपॉजिट है 1000 करोड़ से ज्यादा बट लेस देन और इक्वल्स टू 10,000 करोड़। और टियर 4 में रखो ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को जिनके पास में डिपॉजिट है मोर देन 10,000 करोड़। देखो रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या कहता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। कहानी क्या है, 2021 में आरबीआई ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। चेयरमैन कौन थे इसके, एनएस विश्वनाथन। इस कमेटी ने मेजर रिकमेंडेशंस क्या दी, एक तो ये बोला कि ये जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनमें करंटली जो 2 टियर फ्रेमवर्क है इसको रिप्लेस किया जाए 4 टियर फ्रेमवर्क के साथ में। और 4 टियर फ्रेमवर्क क्या कहता है कि टियर 1 में बात करो उन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के पास बारे में जिनके पास में डिपॉजिट है अप टू 100 करोड़। टियर 2 में बात करो उन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में जिनके पास में डिपॉजिट है मोर देन 100 करोड़ बट लेस देन और इक्वल्स टू 1000 करोड़। टियर 3 में बात करो उन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में जिनके पास में डिपॉजिट है मोर देन 1000 करोड़ बट लेस देन और इक्वल्स टू 10,000 करोड़। और टियर 4 में बात करो उन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में जिनके पास में डिपॉजिट है मोर देन 10,000 करोड़। दूसरा ये बोला गया कि ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो कि सिंगल डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट करते हैं, ऐसे टियर 1 के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो कि सिंगल डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट करते हैं उनके लिए मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, कम से कम 2 करोड़ होनी चाहिए। ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो कि सिंगल डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट करते हैं उनके लिए मिनिमम नेटवर्थ का क्राइटेरिया कितना रखा गया, 2 करोड़। और बचे कुचे सभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए मिनिमम नेटवर्थ कितनी रखी गई, 5 करोड़ रखी गई। साथ में यह भी बोला गया कि अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स
ये जो रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं, ये जो रिवाइज्ड कंडीशंस हैं, इनको अभी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो अगले 5 साल में ये एंश्योर करो कि ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये बहुत स्मूथली ट्रांजिशन करें और ये जो रिवाइज्ड नॉर्म्स हैं इनको अडॉप्ट कर पाएं। मतलब ये भी नहीं है कि आप कोई प्यूनिटिव एक्शन लो या आप कोई पनिश करो, टाइम दे रहे हैं कि भाई अगले 5 साल में एक स्मूथ फ्रेमवर्क तैयार करो और इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को तैयार करो इस तरीके से कि वो अगले 5 साल में इन रिवाइज्ड नॉर्म्स को अडॉप्ट कर पाएं। फिर इसके बाद तीसरी चीज बोली गई कि मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए कितना होना चाहिए? 9% होना चाहिए, और रेस्ट ऑफ द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए कितना होना चाहिए? 12% होना चाहिए। अब सवाल आता है कि ये कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो होता क्या है? देखो, इसी चैप्टर में आगे चलते हुए हम बात करेंगे बासल नॉर्म्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बासल नॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, और वहां हम बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे इस CRAR के बारे में। फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि जो भी बैंक है, जब वो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे ये जो बैंक है जब ये बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो इसके साथ में कुछ रिस्क अटैच्ड होते हैं। जैसे अगर बैंक लोन के तौर पे कोई भी पैसा दे रहा है, मान लेते हैं किसी एक्स कस्टमर को लोन के तौर पे इस बैंक ने मान लेते हैं 1000 रुपए दिए, इस 1000 रुपए पे बैंक जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और ये जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा यही बैंक का प्रॉफिट है, इसी पे बैंक चल रहा है। लेकिन लोन के तौर पे ये पैसा दिया गया, इसमें रिस्क है। रिस्क क्या है? हो सकता है ये जो एक्स आदमी है ये डिफॉल्ट कर जाए, और डिफॉल्ट कर गया तो मतलब ये जो लोन का पैसा है ये बैंक के पास में वापस नहीं आएगा, और बैंक के पास में जो पैसा है वो अपना नहीं होता है। बैंक के पास में प्राइमरीली पैसा कहां से आता है? डिपॉजिटर्स के थ्रू आता है। आप या मैं जो भी पैसा बैंक को डिपॉजिट करवाते हैं उसी पैसे को बैंक आगे घुमाता है लोन के तौर पे। अब सोचो, अगर डिफॉल्ट होने लग गया, लोग लोन के पैसे को अगर नहीं लौटाएंगे तो अल्टीमेटली नुकसान किसका है? डिपॉजिटर का है। बैंक अगर फेल होगा तो नुकसान किसका होगा? डिपॉजिटर का होगा। तो ये जो बासल नॉर्म्स हैं ये क्या कहते हैं? इन्होंने पूरा एक फॉर्मूला तैयार किया है और ये कहते हैं कि ये जितने भी रिस्क अटैच्ड हैं किसी भी बैंक के साथ में, उस रिस्क से लड़ने के लिए, उस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए बैंक को अपने पास में एक मिनिमम कैपिटल रखनी चाहिए। मतलब अलग से निकाल के रख दो कि इतना पैसा ये तब के लिए है जब अगर कभी क्राइसिस आएंगे, तो तब अगर कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि कोई डिफॉल्ट कर रहा है, ऐसी कंडीशन आ गई कि बैंक फेल होने की कगार पे है, ऐसी कंडीशन आ गई कि बैंक क्राइसिस में है, तो उन क्राइसिस से डील करने के लिए इस मिनिमम कैपिटल को यूज किया जाएगा। एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे जब हम पढ़ेंगे बासल नॉर्म्स के बारे में। लेकिन हाँ, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला गया कि मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए कितना होना चाहिए? 9% होना चाहिए, और रेस्ट ऑफ द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए कितना होना चाहिए? 12% होना चाहिए। और फाइनली बोला गया कि जो रिवाइज्ड क्राइटेरिया है फॉर फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड सिस्टम, ये जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये फाइनेंशियली साउंड और वेल मैनेज्ड हैं, उसका रिवाइज्ड क्राइटेरिया क्या है? उसका रिवाइज्ड क्राइटेरिया ये है कि ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनका नेट एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इनकी जो नेट एनपीए हैं दे शुड नॉट बी मोर देन 3%। 3% से ज्यादा इनकी नेट एनपीए नहीं होनी चाहिए। दूसरा, प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने सीआरआर और एसएलआर के मेंटेनेंस के ऊपर डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। तीसरा, इनके पास में साउंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, और कम से कम 2 प्रोफेशनल डायरेक्टर्स होने चाहिए इनके बोर्ड पे। और चौथा, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, इसके बारे में भी हम आगे चलते हुए पढ़ेंगे। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो है उसको इन्होंने फुली इंप्लीमेंट किया होना चाहिए, तब माना जाएगा कि ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये फाइनेंशियली साउंड हैं और ये वेल मैनेज्ड हैं, और अगर ऐसा है तो फिर ये ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सपेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो, कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो, लेकिन अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है या एक बार देखा भी हुआ है कि कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होता है तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगी। इस सेशन को 1-2 बार देखना, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।